हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कंप्लीट गेट क्वेश्चन कर लिए, बिल्डिंग मटेरियल के कंप्लीट गेट क्वेश्चन कर लिए, सबकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की इतनी बढ़िया प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंटेंट उसमें भी, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बन गई है। सारी प्लेलिस्ट में अगर टाइम मिला तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। हम सभी को पता है कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का कितना बड़ा वेटेज है गेट के अंदर। और आप देखोगे, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत सारा पुराने क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट रिपीटेशन मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर पुराने जो क्वेश्चन है उसका ही रिपीटेशन मिलेगा। तो आगे भी यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि क्वेश्चन भले नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो पुराना ही होगा। तो इसके लिए आप ज़रूर से ध्यान देना, वीडियो को आप पूरी देखना, ठीक है। हम जब वीडियो बना रहे हैं तो हम उसके अंदर बहुत मेहनत करते हैं और उसको कंप्लीट एक अच्छा सॉल्यूशन बन जाए, इसलिए वीडियो लॉन्ग बन जाती है। जब वीडियो लॉन्ग बन जाती है तो आपकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको अच्छा कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फ्रेंड्स, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, अ सॉइल हैज ड्राई यूनिट वेट, अ सॉइल हैज ड्राई यूनिट वेट ऑफ 15.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है ड्राई यूनिट वेट, गामा डी लिख लेते हैं, 15.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65 एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस आर इज इक्वल टू 0.72। ठीक है, 72% तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.72 लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यूनिट वेट ऑफ वाटर एस 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इन परसेंटेज राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस। आपको वाटर कंटेंट निकालना है, क्या निकालना है, वाटर। तो बस जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो हमने लिख लिया। अब इसको कैसे यूज करते हैं वो यहाँ पर जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम फटाफट से। ठीक है, चलो नाउ यहाँ पर रेड कलर यूज करते हैं। हाँ, ठीक है। तो हमारे पास है गामा डी इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + ई। ये फॉर्मूला हम सभी को पता है। इस फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यूज ही रखनी है, फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यूज ही रखनी है। तो गामा डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 15.5 लिख सकता हूँ। जी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2.65 लिख सकता हूँ। और गामा डब्ल्यू की जगह 10 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 1 + ई, डिवाइड बाई 1 + ई। तो ई क्या आ जाएगा हमारा, ई विल बी, आप फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हो, 2.65 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 15.5 -1। तो ई विल बी 0.7049, ई विल बी 0.7049। अब ई आपका आ गया 0.7049, ई आपका आ गया 0.7049, लेकिन आपको निकालना है क्या, डब्ल्यू निकालना है। अरे आपको तो निकालना है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू के लिए यहाँ पर हमें पता है एस आर इंटू ई इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई डब्ल्यू। ठीक है, ये आपको पता ही है फॉर्मूला, एस आर इंटू ई इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमारा है 0.72, ई हमें पता है 0.7049 इज इक्वल टू जी आपका है 2.65। तो डब्ल्यू निकल कर आ जाएगा। तो डब्ल्यू को यहाँ से सब्जेक्ट बनाओगे, डब्ल्यू को यहाँ से सब्जेक्ट बनाओगे तो कितना होगा, 0.7049 मल्टीप्लाई बाई 0.72 डिवाइड बाई 2.65। तो ये आ जाएगा आपका 0.1928। ठीक है, अगर आप एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया और 0.1928 आपने लिखा तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे पता है, 0 मार्क्स मिलेंगे। 0.1928 लिखने से 0 मार्क्स मिलेंगे। रीजन क्या है पता है, रीजन उसके पीछे ये है कि इसे हमें परसेंटेज में निकालना था। तो परसेंटेज में निकालना है तो होगा सही आंसर 19.28%, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 19.28% इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आपको समझ में आया। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको परसेंटेज में पूछा गया था,
इस वजह से 19.28 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था, दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करना था, एक तो हमारा ये वाला फॉर्मूला था और दूसरा हमारा ये वाला फॉर्मूला था। दैट्स इट, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो रहा है। 19.28% इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। आप रिविजिट कर लो, यहाँ पर आपको परसेंटेज में ही पूछा गया था, इन परसेंटेज राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमने आंसर दिया है और परसेंटेज में भी पूछा था। 19.28% इज करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, a soil has specific gravity of its solids equal to 2.65, यानी कि g की वैल्यू ही अगेन दी गई है 2.65। द मास डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कंसिडरिंग जीरो एयर वॉइड्स, जीरो एयर वॉइड्स या मतलब 100% सेचुरेशन है, 100% सेचुरेशन, ठीक है, एंड 10% मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल, 10% मॉइस्चर कंटेंट यानी डब्ल्यू हमारा है 10%। द ड्राई डेंसिटी गामा डी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी होगी ये आपको बताना है। चलो तो इसका भी बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। जो गामा डी वाला फॉर्मूला है वही हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। सो गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा ए इज इक्वल टू जी डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 + ई, ठीक है। अब ये 1 + ई की जगह हम लिख सकते हैं 100% सेचुरेशन के लिए जी डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो ईटा क्या बोलते हैं, 0% एयर वोइड्स था ना, 0 एयर वोइड्स था, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जी डब्ल्यू ही बचने वाला है, जी डब्ल्यू ही बचने वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.65 मल्टीप्लाई बाई 0 अरे यार यहाँ पर जी डब्ल्यू क्या, जी गामा डब्ल्यू, ठीक है, गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये गामा डब्ल्यू या रो डब्ल्यू लिखो, डेंसिटी ऑफ वाटर ही है, हमें आंसर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चाहिए, तो डेंसिटी क्या होगी 1000 ही होगी, डिवाइड बाई 1 + ई की जगह हम जी डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो जी डब्ल्यू 2.65 मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू हमारा 10% है, तो ये कन्वर्ट होकर 0.10 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.10, ठीक है। तो आपका रो डी निकल कर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो फटाफट से, 2.65 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 1 + 2.65 मल्टीप्लाई बाई 0.10, इट विल बी अराउंड 2094.86 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसके अंदर भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही कुछ आंसर देना था, तो वो आप देख लेना कि क्या है इसका सही आंसर, क्या है इसका सही आंसर वो देख लेना। अभी हमारा आंसर आया 2094.86 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका, अगला क्वेश्चन भी हो गया। उम्मीद करता हूँ ये तो अब समझने वाली क्या बात है कि फॉर्मूला लगाने वाला था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला हो गया ना, हाँ, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेसेस पूछा था, अभी इसी को ही हमने किया जिसका 2094.86 आंसर आता है। द नोटेशन एस सी, ठीक है, एस सी किसके लिए इस्तेमाल होता है, द नोटेशन एस और सी किसके लिए इस्तेमाल होता है ये आपको बताना है, एस सी किसके लिए इस्तेमाल होता है ये आपको बताना है। तो एससी की अगर हम बात करें, एससी की अगर हम बात करें, तो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने एक बड़ा अच्छा टेबल बना दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, सबका आपका वो भी दिख रहा होगा, सिंबल भी दिख रहा होगा और उसको क्या नाम देते हैं वो भी दिख रहा होगा। आपके पास जो भी किताब होगी उसके अंदर ये दिया होगा सॉइल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो एससी किसको बोलते हैं, क्लेई सैंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लेई सैंड को एससी बोलते हैं। जो ये पीछे वाला सी होता है ना, इसका फ्रैक्शन कम होता है और आगे वाला जो एस है इसका फ्रैक्शन ज्यादा है, इस वजह से ये क्लेई सैंड कहा जाता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास बुक या इस टाइप का कोई टेबल नहीं है। अगर टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोट में वैल्यू एडिशन कर सकते हो। इसी तरीके से जीडब्ल्यू के अंदर वेल ग्रेडेड ग्रावल कहा जाएगा, जीपी के अंदर पुअरली ग्रेडेड ग्रावल कहा जाएगा, जीएम सिल्टी ग्रावल कहा जाएगा। इसी तरीके से जीसी जो है वो क्लेई ग्रावल कहा जाएगा। मतलब जो सेकंड लेटर है उसका फ्रैक्शन कम होता है, फर्स्ट लेटर का फ्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्लेई सैंड में क्लेई का जो है फ्रैक्शन कम होगा, सैंड का फ्रैक्शन ज्यादा होगा। चलो तो ये वाला भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। गेट 2000 कब पूछा गया, 19 में पूछा गया था ना,
हाँ, गेट 2019 के अंदर पूछा गया था, आफ्टरनून सेशन के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इन ए श्रिंकेज लिमिट टेस्ट, क्या दिया हुआ है? इन ए श्रिंकेज लिमिट टेस्ट द वॉल्यूम एंड मास ऑफ ड्राई सॉइल pit are found to be 50 centimeter cube and 88 ग्राम रिस्पेक्टिवली। चलो, ड्राई सॉइल की बात है तो वॉल्यूम इसका है 50 सेंटीमीटर क्यूब और मास है ड्राई सॉइल का 88 ग्राम, 88 ग्राम, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.71 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको श्रिंकेज लिमिट निकालना है, श्रिंकेज लिमिट एसएल, श्रिंकेज लिमिट एसएल। श्रिंकेज लिमिट के बहुत सारे फॉर्मूला हैं, टेलीग्राम पर मैंने एक पोस्ट किया था जिसके अंदर कम से कम 5 फॉर्मूला बताए थे। कितने? श्रिंकेज लिमिट को 5 से ज्यादा, 5 के आसपास फॉर्मूला से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो वो देखते हैं, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे आसान फॉर्मूला तो क्या होगा श्रिंकेज लिमिट का? सबसे आसान फॉर्मूला, जो सबसे आसान अप्रोच मुझे यहाँ पर ध्यान में आ रहा है, वो ये है कि श्रिंकेज लिमिट एस एल इज इक्वल टू, मैं क्या कर दूं, ई मिनिमम डिवाइड बाई जी वाला फॉर्मूला लगा दूं, ठीक है, ई मिनिमम डिवाइड बाई जी। नाउ व्हाट इज ई मिनिमम? ई मिनिमम जो आपको ड्राई डेंसिटी से मिलेगा ना, वो आपका ई मिनिमम होगा। तो रो डी इज इक्वल टू जी रो डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। नाउ रो डी ये जो है ड्राई वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम का मास है, और ड्राई सॉइल का वॉल्यूम है और ड्राई सॉइल का मास है। तो यहाँ से आपको रो डी मिल जाएगा, यहाँ से आपको रो डी मिल जाएगा। सो रो डी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। सो रो डी इज इक्वल टू मास आपका है 88 ग्राम, वॉल्यूम आपका है 50 सेंटीमीटर क्यूब। सो रो डी विल बी इक्वल टू 88 डिवाइड बाई 50 करोगे तो आ जाएगा 1.76। 1.76 इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा ग्राम पर सीसी, ठीक है, ग्राम पर सीसी। चलो, तो इसको अब यहाँ पर अप्लाई करना है। इसको कहाँ अप्लाई करना है? इसको अब हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। जब इसको यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा? यहाँ पर हम रख सके 1.76, यहाँ पर रखना है 1.76 इज इक्वल टू जी हमारा कितना है 2.71 टू 2.71। रो डब्ल्यू हमारा कितना है 1 ग्राम पर सीसी, तो ग्राम पर सीसी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस ई, ठीक है। अब इस लाइन को मैं मिटा दूं, इस लाइन को मिटा दूं, तो चलो इस लाइन को मिटा देता हूँ। तो यहाँ से ई को सब्जेक्ट बनाओगे, तो ई कितना आ जाएगा आपका? सो ई विल बी 2.71 डिवाइड बाई 1.76 माइनस 1, तो ई विल बी 0.5397, ई विल बी 0.5397। ये आपका आ गया ई, ठीक है, ये आपका आ गया ई। बट हमें क्या करना है, और ये भी ई जो कौन सा है वो ई मिनिमम आया, ठीक है, ई मिनिमम जो हमें रिक्वायर्ड था वही आया। यहाँ पर भी लिख देते हैं ई मिनिमम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते ई मिनिमम। चलो, तो उसको अब यहाँ पर इस्तेमाल करना है, इस वाले फॉर्मूला में इस्तेमाल करना है ताकि श्रिंकेज लिमिट आसानी से मिल जाए। तो श्रिंकेज लिमिट विल बी 0.5397 डिवाइड बाई जी हमारा कितना है 2.71। सो श्रिंकेज लिमिट विल बी कितना आ जाएगा? 2.71 डिवाइड कर दो, 19.91 आ रहा है। क्या आ रहा है? 19.91 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, श्रिंकेज लिमिट विल बी एस एल इज इक्वल टू 0.1991। अगर आप 0.1991 लिखते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वहां पर परसेंटेज में पूछा गया था। इस वजह से परसेंटेज मल्टीप्लाई करना ना भूले, यानी 100 मल्टीप्लाई करना ना भूले। इसको हम लिख सकते हैं 19.91 परसेंटेज। हो गया आपका आंसर, अरे हो गया आपका आंसर 19.91%। और यही मेरे हिसाब से इसका आसान अप्रोच है, यही मेरे हिसाब से इसका बहुत ही आसान अप्रोच है। आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकता है। बस आपको क्या क्या दिमाग में रखना था, रोडी जो है ड्राई डेंसिटी m डिवाइड बाई वी से निकल जाएगी, उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आपको क्या यहाँ पर मिल जाएगा, ई मिनिमम मिल जाएगा, मिनिमम वॉइड रेशियो एक बार आपको मिल गया, मिनिमम वॉइड रेशियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, मिनिमम वॉइड रेशियो मिल गया। उसको फिर एस एल इज इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू ई मिनिमम डिवाइड बाई जी वाले फॉर्मूला में रखना है। और फाइनली आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा
आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा एस एल मिल जाएगा 19.91। एस आपको कितना मिल जाएगा 19.91 मिल जाएगा। चलो तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द क्ले मिनरल whose structural units are held together by potassium bond। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि नए सिलेबस के अंदर सॉइल स्ट्रक्चर का कोई भी उल्लेख नहीं था, यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर को मेंशन नहीं किया गया था। तो अब अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो चलेगा, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए हैं सॉइल स्ट्रक्चर से तो उसको कर लेना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को भी आपको कर लेना चाहिए। द क्ले मिनरल हुज स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय पोटेशियम बॉन्ड। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा तैयार किया है, कुछ वो देखते हैं। देखो सब है हमारे पास, इलाइट, कैवरिनाइट और स्मेसाइट, या तो बोल दो कि ये मोंटमोरिलाइट, ठीक है। तो ये तीनों के लिए यहाँ पर इलाइट मेंबर जो है इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम बॉन्ड होता है। इलाइट जो मेंबर है, इलाइट के अंदर क्या होता है, पोटेशियम बॉन्ड होता है। इलाइट के अंदर पोटेशियम बॉन्ड के प्लस दिख रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ये क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। चलो, और ये इसमें से साइट है जो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं मोंटमोरिलोनाइट। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि पोटेशियम बॉन्ड किसमें होते हैं। तो पोटेशियम बॉन्ड जो है वो इलाइट के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, इलाइट के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा है, वहां यहाँ पर यही पूछा है कि इलाइट के अंदर, या तो डायरेक्टली यहाँ पर ये पूछा है कि हु स्ट्रक्चरल यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय पोटेशियम बॉन्ड। तो पोटेशियम बॉन्ड तो इलाइट के अंदर है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इलाइट बॉन्ड। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन।